सुप्रीम कोर्ट में महिला जज होना बहुत दुर्लभ चीज़ है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अब तक इतिहास में सिर्फ 11 महिला जज हुई हैं। उनमें से एक महिला जज जो 9वीं महिला जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जस्टिस हिमा कोहली, अभी रिटायर हुई हैं और बड़ी टफ और सॉफ्ट भी हम कहेंगे बार में उनको जाना जाता है उनके कुलीग में, और बहुत सारे बड़े जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट में उनमें वो शामिल रही हैं। आज वो एनडीटीवी के हमारे साथ वो आई हैं। मैम, वेलकम टू एनडीटीवी एंड थैंक्स वेरी मच टू जॉइनिंग एनडीटीवी फॉर ए शो। मैम, एज ए वुमेन जज जी, वॉज इट डिफ़िकल्ट? क्या ये मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी कम महिला जज यहाँ तक पहुँची हैं सुप्रीम कोर्ट तक? व्हाट डू यू फील कि मुश्किल काम है? कैसा आपका अनुभव रहा इतना लंबा दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का? वुमन जज बनने से पहले वी ऑल कम फ्रॉम द बार। तो जब वकालत भी एज ए लेडी आप ऑप्ट करते हैं, और जब मैंने की थी मिड 80s में, तब बहुत मुश्किल माना जाता था, क्योंकि हमारे को शायद 10-15 से ज़्यादा विमेन लॉयर्स हाई कोर्ट में नहीं थी, और उनमें से भी मेरे ख्याल से हैंडफुल रह गई थी जो एक्चुअली सीरियस प्रैक्टिस में थी। तो वुमन लॉयर बनना भी उतना ही मुश्किल था, और उससे एक दर्जा ज़्यादा मुश्किल था जज बनना। जुडिशल ऑफिसर्स एग्ज़ाम दे के बनकर वुमन जो करियर में आती थी उनको थोड़ा आसान था, लेकिन प्रैक्टिस करके अपने आप को उस स्थिति पे लाना जब आपको कलीजियम रिकग्नाइज़ करे और सोचे कि आपका बार पे से बेंच पे आने से बेंच का फ़ायदा होगा या आप इस लायक हैं, वो जर्नी उस शुरुआत से लेके आखिर तक मुश्किल रही। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जज बनना मुश्किल था, अ प्रैक्टिसिंग वुमन एंड अ सक्सेसफुल वुमन लॉयर बनना भी उतना ही मुश्किल था। और नेक्स्ट स्टेप था कि आपको रिकग्नाइज़ किया जाए कि आपका काम इस लायक है कि आपको कंसिडर किया जाए कि आप वुमन जज बने। तो रास्ता तो मुश्किल ही है, आप कहाँ तक उसको सस्टेन करते हैं और आप में कितनी हिम्मत है सिचुएशंस को डील करने में, वो ज़रूरी है हर वुमन लॉयर का याद रखना और हर वुमन जज को एक्सपीरियंस करना। तो अभी आपको कहीं एनी टाइम यू फेल्ट कि कहीं ना कहीं वुमेन जज जो है वो उस इक्वलिटी में नहीं माना जाता उसको, जो एक जो मेल जज है उसको कहीं कंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट कभी आपको फील हुआ एज ए जज, वुमेन जज? एज ए जज कोलीग्स के साथ डिस्कम्फर्ट इतना नहीं हुआ। आई मस्ट से कि कई कोलीग्स तो बहुत सपोर्टिव मिले जिन्होंने इनकरेज किया। हमारे सीनियर पीयर्स जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे, और उनको लगता था कि अच्छा है कि हम में से कुछ ही लड़कियां लेडीज़ थीं जो जज बनी फ्रॉम द बार, और आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट में हैंडफुल थी। सुप्रीम कोर्ट में मेरी कोर्ट से मैं फ़र्स्ट महिला जज हूँ जो दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आई। बट कई दफ़ा होता था कि अच्छा मदद नहीं करी तो कुछ बुरा भी नहीं किया, नुकसान नहीं किया। एज ए कोलीग यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क। आई डोंट थिंक हम में से भी कोई ऐसा एज ए वुमन सोचता था कि हमें कोई लीवे देना चाहिए या हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट मेरे को ये ज़रूर लगता है, और मैंने पहले भी ये बात कही थी, कि जब चीफ जस्टिस स्टेट हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी कमिटीज़ होती हैं। उन कमिटीज़ में विमेन को ये क्यों लगता है हर बार कि विमेन जजेस को ही महिला या बच्चों या जुवेनाइल कमिटीज़ में होना चाहिए? ये क्यों नहीं लगता कि विमेन को आईटी सेक्टर्स में, जो कोर जुडिशल वर्क के सेक्टर्स हैं, उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन इक्वली आईटी में है, इक्वली कोर कॉम्पिटेंस एरियाज़ में है। इसी तरह जुरिस्डिक्शंस में भी ज़रूरी नहीं है कि विमेन ही फैमिली कोर्ट की अपील्स करें। नॉर्मली माना जाता है कि फैमिली कोर्ट में विमेन ही अच्छी रहती हैं। बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं जो मेल्स ने भी डिलीवर की हैं, जिनमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस कॉज को। तो ये जेंडर इशू ऑन द डायस इज शुड बी एब्सोल्युटली अबोरेंट, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। और कई दफ़ा हमारे कोलीग, मेल कोलीग्स ने हमें एज वुमन जजेस बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है टू टेक अस फर्दर। बट बाय नेचर वुमन इनवेरिएबली थोड़ा स्टेप बैक करती हैं। दे डोंट वांट टू कम इन द लाइमलाइट, कि वो उनको काम से ही पहचाना जाए, बातचीत बाहर कम हो, या पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट्स में वो इतनी एक्टिव नहीं रहती। उनका रुझान घर जाके अपने काम में भी रहता है, क्योंकि दे आर मैरिड विमेन मोस्ट ऑफ देम, बच्चे हैं, घर के बड़े हैं, उनको भी तो उन्होंने संभालना है। तो वो दफ्तर में भी होंगी तो लंच पे फ़ोन करके घर पे पूछेंगी कि भाई आज खाना क्या बना,
बड़ों का क्या स्थिति है, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, ये सब भी तो बर्डन है ना जो वुमन जज कैरी करती है। Yes, yes, yes. Ma'am, I don't see any big criminal lawyer राइट like woman lawyer from trial court to Supreme Court. From what do you think? क्यों ऐसा है कि क्यों क्या वो अच्छी क्रिमिनल लॉयर नहीं बन सकती या लोग भरोसा नहीं करते? ये क्रिमिनल और सिविल दोनों पे लागू होगा मेरे हिसाब से आशीष। दो आई वुड से देर आर एग्जाम्पल्स लाइक रिबेका जॉन, अंजना प्रभाकर एंड ऑल who have been good trial court lawyers, and Vrindra Grover, who have gone through the whole road. I remember Seema Gulati, off the cuff, I'm just taking a few names, there are more, who have had a good grasp, who have worked under specific criminal lawyers, leading lawyers, and gained that experience. But it is difficult for women because many times they say the nexus starts from the jail itself or from the police station, where the promotion is for men to reach out to right at the bottom. उनमें से कितनी लेडीज होगी जो वो करेंगी? वो नहीं करेंगी। वो काम उन पर आएगा तो वो डायरेक्टली आएगा, वाया वाला काम नहीं आता उन पर, क्योंकि वो इस रास्ते जाती ही नहीं है। मेरे ख्याल से उनका रुझान ही नहीं होता, बट जब आता है they give their best. So it's not as if they're not willing, maybe there are lesser chances for them to survive and to shine. इसलिए वो कोर एरिया कॉम्पिटेंस का क्रिमिनल में लिमिटेड है विमेन लॉयर्स के लिए। And one big thing, important thing, you are first generation lawyer. जी, How difficult it is for a first generation? Can you tell us your generation? very difficult. It is extremely difficult. Firstly, for a woman lawyer to get a start if you don't have a backing in the family. If you don't have a father, a brother, a cousin, an uncle, an aunt, आप किसके पास जाके कहेंगे कि मेरे को प्लीज़ मौका दो अपने चेंबर में काम करने का? एज अ वुमन यू वॉन्ट बार्ज इन टू एनीबडीज चेंबर के भी मैं आ गई, अब मैंने अपने मार्कशीट में इतना ब्रिलियंट किया। और वो तब समझ आया कि जब आप ए ग्रेडर भी थे, जब वकालत में गए तो वो काउंट नहीं करता था कि आपकी सर्टिफिकेट में कितने एज हैं और कितनी ए प्लसेस हैं। ये काउंट करता था कि आपको मौका कहाँ मिल रहा है एंट्री लेने का। तो आई थिंक उससे प्रभु की बड़ी कृपा थी कि गॉड इज़ काइंड कि मेरे को ब्रेक मिली। वो ब्रेक लेना फॉर अ वुमन इज़ द फर्स्ट हर्डल टू गेट अ ब्रेक, to go to the right chamber. I was lucky, I got a break in Justice Bandare's chamber. She had just recently become a judge in the Delhi High Court. I worked under Mr. Murli Bandare and quickly moved to the High Court क्योंकि मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट में तो इतने जूनियर लॉयर को कौन एंगेज करेगा भारी भारी मैटर्स में, कोई रिस्क था। तो हाई कोर्ट में बेटर चांसेस थे। लकीली शी सॉ जस्टिस वाई.के. सब्रवाल देन बार के प्रेसिडेंट थे, स्टैंडिंग काउंसिल थे दिल्ली गवर्नमेंट का, कि काम अच्छा होगा तो चलो इनको मौका मिलेगा सीखने का। और हमने सीखा, साल एक में वो भी जज बन गए। हम सीखते सीखते आगे बढ़े तो मिस्टर जैन के यहाँ ज्वाइन किया। मिस्टर जैन भी अच्छे वकील थे, प्रैक्टिस में थे, उनका बहुत बड़ा काम था, तो हमने सीखे, धीरे धीरे सीखा। लेकिन वो सीख के आगे बढ़ने में इम्पेडिमेंट्स आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर कोई लाइब्रेरी नहीं है। अगर आप स्टार्ट करते हैं अपना काम, एक क्लर्क तो चाहिए, फाइलिंग वाइलिंग क्लाइंट से डील करना वो भी नहीं है, आपको पेमेंट करनी है उसकी भी, आपने देखना है कि आपके दिन के खर्चे क्या हैं, आपने कन्वेंस देखनी है कि आपने आना जाना किस तरह, इतनी भारी फाइलें लेकर बैठना कहाँ है, कोई तो जगह होगी जहाँ पे क्लाइंट को बुलाओगे तो कहोगे भाई यहाँ आके मिल लेना। तो ये सब बातें जो कि रेडीमेड होती हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, वो सब कुछ नहीं मिलता। दूसरों के लिए ये सब रेडीमेड है, दफ्तर है, कोई ऑफिस स्पेस है, कोई गाड़ी है, एक कोई क्लर्क है, फादर का है, ब्रदर का है, हस्बैंड का है, तो कोई काम चल जाता है। और अगर आप किसी खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए तो कौन संभालेगा आपका काम, क्योंकि आप हैं और क्लाइंट को आप ही पे भरोसा है। तो आप किसी और को तो नहीं कहेंगे कि आइए भाई आज के लिए आप कोर्ट में पेश हो जाइए। तो ये बैकअप सिस्टम्स जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास नहीं होते, उसको पूरा स्क्रैच से शुरू करके ऊपर उठना पड़ता है। इट्स अ टफ जर्नी। आई एम टोल्ड के आपके बारे में एक बहुत बड़ी एक मशहूर चीज़ है जी, कि दे जज हु डोंट बिलीव इन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देख के आपने कभी भी कोई फैसला नहीं दिया या कोई हियरिंग आपने नहीं की। जी, तो एक जज की ज़िंदगी के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ ह्यूमन एंगल, जी, वो एक इंसान है, दैट इज व्हेन यू सिट एज ए जज ऑन डायस। राइट। क्या फ़र्क होता है दोनों की ज़िंदगी में? जब आप गाउन पहन के जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो उस समय के जो थॉट प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मैं ये कहूँगी कि जब आप सवेरे
फाइल पढ़कर तैयार होने लगते हैं, और मेरा परिवार भी ये कहता था, और शायद उन्होंने मुझे देखा करीबी से, तो उन्होंने ये कहा करीब से कि जैसे जैसे 10 बजने लगते हैं, माइंडसेट, अप्रोच वो शुरू होती है घर से ही। जब आप यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल डिटैच हो जाता है, और होना चाहिए। और उसके बाद जब आप कोर्ट जाते हैं तो फिर आप इक्वल व्यू से सबको देखें, ये ज़रूरी है। तो वो मेरे ख्याल से वो जो स्टोरी थी, वो सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो बिल्कुल लागू होती है और होनी चाहिए हर जज को। आप कुछ भी आपका रिलेशनशिप हो किसी से बाहर, वो अगर काम में दर्शा दिया तो फिर आप जज किस बात के। बहुत ज़रूरी है कि वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आप बाहर जितने भी स्वभाव से अच्छे हों, मिलनसार हों, कोई हर्ज नहीं है मिलने में, जब तक आपको ये पता है कि ये लाइन इससे आगे नहीं जाएगी, और वो लाइन आपने खुद ड्रॉ करनी है, उसको कोई और आपके लिए ड्रॉ नहीं कर सकता। और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकती हूँ कि उस लाइन को किसी ने पार नहीं किया। तो आपने लाइन ड्रॉ करी, दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दिस मच एंड नो मोर। सो इफ़ यू आर अ टफ जज इनसाइड द कोर्ट, I don't think we are here to be giving leeway to anybody. They are good on a merit of a matter. The matter counts. वकील तो यंग भी आएंगे, हम भी उस दौर से गए हुए हैं, गुजरे हैं, जब हमको पता था हमारा कोई फेस वैल्यू नहीं, तो हम भी वही करें कि जो जिसका फेस वैल्यू है उसी को सुने, और जिसका केस अच्छा है और वो बच्चा यंग है, उसको मौका मिल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं दर्शा सकता केस को, उसकी तो मदद करना एक्स्ट्रा हमारी ड्यूटी है। बार को प्रोत्साहन कौन देगा? हम ही देंगे। एक और बड़ी बात है, कभी कभी बहुत सारे जजेस कहते हैं कि हम ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जी, ना हम टीवी देखते हैं, ना हम ऐसी जगह कनेक्ट होते हैं, इवन कार में जो एफएम चलता है उसको भी बंद करा देते हैं, क्योंकि टॉप न्यूज़ उस समय हॉट न्यूज़ चलती रहे, सुप्रीम कोर्ट विल हियर दिस, सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस दिस। तो आप कभी प्रेशर ऐसा होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक एटमोसफियर क्रिएट होता है किसी हाई प्रोफाइल मैटर के दौरान, हियरिंग पे आ रहा हो या फैसला हो, कभी आपको लगा ऐसा कि मुझे प्रेशर हो रहा है इस केस में सुनने में, बिकॉज देयर लॉट्स ऑफ प्रेशर रोमिंग? इट्स ऑल इन द माइंड एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर टू विथहोल्ड इट। यू कांट कट योर सेल्फ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। आज की दुनिया मीडिया की दुनिया है, हर चीज़ आपके आसपास चल रही है, आप किस किस को रोकेंगे? कुछ ना कुछ तो आपके कान में पड़ेगा। अब कोई हम आइवरी टावर में रहने वाले ज़माने में तो रहे नहीं आज की डेट में, तो बल्कि मुझे लगता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग प्योरली फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ जज यू शुड नॉट बी कट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर आपको दीन दुनिया की रियलिटीज़ का ही नहीं पता, वो जो कॉमन मैन है उसकी दिक्कतों का ही नहीं पता, तो आप कोर्ट में जस्टिस करेंगे कैसे? आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। वो आदमी, आम आदमी जिसके लिए ये सारा सिस्टम है, द रियल स्टेक होल्डर, उसकी जीवन में क्या कुछ चल रहा है। तो अगर हमने अपने आप को काट के इस दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया, तो मेरे विचार से वो मुनासिब नहीं होगा। बट हाँ, डोंट लेट दैट प्रेशर कम ऑन यू, दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। इफ़ यू आर हियर इन अ पोजिशन, आप अपने आप को उस तरह का ढालिए ना जिससे आपको लगे कि हाँ ये बातें हैं, लेकिन मैंने वो करना है जो ठीक है। तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसको तो सुनना ही होगा, वरना हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वी कैन नॉट सर्वाइव लाइक दैट। सो यू कांट कट योर सेल्फ अवे। थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर कर सकते हैं। आई सर्टनली थिंक दैट इफ़ देयर इज़ अ मैटर विच इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, जिसमें कुछ ऐसा मुद्दे हैं, पेचीदा मुद्दे, जिसकी वजह से प्रेस का इंटरेस्ट है, पब्लिक का है, तो अपने आप को बता के रखना पड़ता है कि यू आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, लेट्स नॉट वॉच in that duration at least some of the live media and all that. And anyway, most of us are not on social media. As judges, we are not on social media. So automatically you are a little buffered. इतना डायरेक्ट संपर्क नहीं होता कि क्या हो रहा है आपके आसपास, क्योंकि आप है ही नहीं उसमें। तो दोनों काम चलते हैं। मैम, इतने लंबा समय आपने गुजारा है, 18 years इन जुडिशरी, जी, और अब हाईएस्ट कोर्ट से आप रिटायर हुई हैं जी। आप क्या लोगों को, देश के लोगों को कभी कभी उनका भरोसा डगमगाता है, कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी हो जाती हैं, अक्सर होती है, तो लगता है फिर कुछ बड़े फैसले भी आते हैं, तो वो भरोसा जो है ना एक जगह रहता नहीं है, वो अप डाउन होता है। ठीक। कैन यू इंश्योर द पीपल ऑफ द कंट्री के देश की जो सबसे बड़ी, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज़ हियर फॉर प्रोटेक्टिंग देम, ये जो उनके फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा से है? Most certainly, and this is the final court, let us not forget. It is the highest court of the land, call it the apex court, call it the summit court.
बाय द टाइम मैटर्स कम टू यू और बहुत लेवल से होते हुए ऊपर आते हैं, तो अब बाय एंड लार्ज कंट्रोवर्शियल मैटर्स तो हैंडफुल होते हैं. द रियल मैटर्स विच पीपल डोंट फोकस सो मच, जो सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, किस प्रकार के आते हैं? लैंड एक्विजिशन के आए, MACT के आए, किसी गरीब का कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी फैमिली विक्टिम की आई, राइट? बेल्स आई माइनर. अब ठीक है कि आप हाई पॉलिटिकल फंक्शनरीज की बेलें आती हैं तो बहुत कुछ सुनने में आता है, लोगों को लगता है क्या कुछ हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वही हो रहा हो जो उनको इम्प्रेशन है. जो जज के मन में चल रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल केस में नहीं, ऑर्डिनरी सिटीजन के भी कई केसेस आते हैं जिसमें वही संयम रख के जज काम करते हैं. तो मेरे विचार से in this court, and I can say that for speaking for myself, there has been no pressure of any sort for delivering any kind of a controversial judgment. You are with yourself, you have to live with your conscience ultimately, और वो अंतरात्मा आपको क्या कह रही है उसको सुनना और उसको दबाना नहीं. और आप जब तक सुनेंगे, मेरे को लगता है आपके हाथ से गलती होने का, हमारे हाथ से गलती होने के चांसेस बहुत कम है. लोगों को ये आश्वासन होना चाहिए कि जो जजेस इस कोर्ट में हैं और वो कोशिश पूरी रहती है कि लॉ इज़ अपहेल्ड, रूल ऑफ लॉ इज़ फॉलोड. आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी हाथ से गलती नहीं होती, हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हम इंसान हैं. जो हमको दर्शाया जाता है उसी के बेसिस पे जजमेंट्स जाती हैं. बट बाय एंड लार्ज आई सर्टनली थिंक in this country the Supreme Court is being able to keep up its promises to the citizens of the country. अभी ऑनलाइन वर्चुअल हाँ जी. इतना सारी चेंजेस आए हैं सुप्रीम हाँ कोर्ट में, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं. एक बड़ा चेंज है ये. बिल्कुल. आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा होगा और इसका एक नुकसान भी होता होगा, क्योंकि रीडिंग कैपेसिटी सबकी हाँ घट जी. गई है, जी. किताब पढ़ने की जो बिल्कुल. आदत हो खत्म हो गई है. बिल्कुल. तो ये बैलेंस कहाँ पर बनेगा इन चीज़ों का? मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जब कोविड हुआ था मार्च 2020 में, तब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ के बाद द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज J1 थी. तो हमारे कंधे पे बहुत भार आया. सडनली कोर्ट बंद हो गई. तब तक थोड़े बहुत हमारे कोर्ट्स थे जो कि वर्चुअल थे, आर्बिट्रेशन वर्चुअल थी, जिसमें हम कहते थे कि कोर्ट होगी प्योरली. बट सिर्फ 2-1 जुरिस्डिक्शंस थी जिसमें था टैक्स था, बाकी तो सब फाइलें थी. और पता लगा कि अब फाइलों में ही इन्फेक्शन है, ये है वो है, कैसे आएगा. और सारे लॉकडाउन हो गए, कहाँ से लाएगा स्टाफ रोज़ फाइलें, घर से कैसे कनेक्ट करेंगे. और तब हमारी कहानी शुरू हुई कि हमने फटाफट लाइसेंसेस प्रिक्योर किए, वर्चुअल कोर्ट्स करी, मैटर्स शुरू करे. और दिल्ली हाई कोर्ट में इन 1 वीक वी वर बैक. बाय द एंड ऑफ मार्च वी वर इन 1 वीक बैक टू डूइंग वर्चुअल. धीरे धीरे बढ़ाया, पहले 10 करे, फिर 12 करे, फिर 20 किए, बट करते गए और थ्रू आउट करते गए. उसका फ़ायदा ये हुआ कि सच ऑफ अस, और मैं अपने आप को भी उसमें गिनूंगी, हम लोग इतने वर्ड फ्रेंडली नहीं थे PDF में. हमको आदत थी वर्ड फिजिकल फाइल्स की, डालनी पड़ी आदत कि PDF फाइलें कैसे पढ़नी है, डाउनलोड कैसे करना है क्लाउड से, हाउ आर वी टू हैंडल मैटर्स, क्योंकि स्टाफ भी कम आता था, स्केलेटल स्टाफ था, लॉकडाउन था, कोई आ नहीं सकता था. ट्रायल एंड एरर करके सीख लिया, अच्छे से सीख लिया. हम सब ने, थोड़े स्लो थे, कुछ ने जल्दी पिकअप किया, कुछ ज़्यादा फास्ट थे, उन्होंने क्विकली पिकअप किया. बट होता ये है कि हमने फाइलें जो हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं फाइलों के वॉल्यूम बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों पेजेस की फाइलें होती हैं, कुछ केसेस में 10,000 12,000 पेज. अब वो जब पढ़ते हैं तो स्ट्रेन तो होता है. तो मैं जैसे कह रही थी आपको कि एनक के नंबर बदल गए, जहाँ शुरू हुए 0.75 से आज 1.75 पे पहुँच गए. वो हो रहा था. आंखों का प्रेशर होता है, बैक पे स्ट्रेन होता है, सारा टाइम आप लीन करते हैं उसमें पढ़ने के लिए. Most of us have issues with the back, strained backs, strained shoulders, spondylitis. ये सब दान है इसका ही PDF का. लेकिन फ़ायदा ये है कि आप दिल्ली से बाहर गए, आपको पता है कि आपने आना है संडे को, आपने अपना लैपटॉप रखा बैग में, iPad रखा, केसेस डाउनलोड हो गए. जहाँ भी हैं आप पढ़ते हुए आइए, जहाँ भी हैं आप करेक्ट करते हुए आइए, उसको भेज दीजिए डायरेक्टली करेक्शन करके फ्रॉम द फ्लाइट, फ्रॉम द ट्रेन, फ्रॉम योर कार. ये वाला भी फ़ायदा था जो हमने देखा अपने आप, और बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया. क्योंकि जब मैं चीफ थी हैदराबाद में उस वक्त, और हैदराबाद इज़ वेरी टेक savvy, it was supposed to be the best at that time, automatically files would be downloaded in all systems of the judge, of the law researcher, of the staff, and we could work virtually for almost in 8 months. For 6 months we were doing virtual because peak COVID. Yeah. Nothing stopped. So justice was being actually delivered in the house of the stakeholder.
द क्लाइंट वॉज नॉट मूविंग आउट फ्रॉम एनीवेयर। ये फ़ायदा वर्चुअल का था। तो इसके प्लसेस भी हैं और इसके माइनसेस भी हैं, बैलेंस तो हमको बना के लेना ही पड़ेगा। बट एक यंग जनरेशन जो जी। है, वेदर इट इज़ वुमेन लॉयर और जी। मेल लॉयर, उनके लिए आपकी क्या, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से एक हार्ड वर्क करना है, किस तरीके से आगे वो बढ़ सकते हैं? मेरे विचार से जो हमें हमारे बड़े सिखाते थे जब हमने प्रोफेशन ज्वाइन किया था, कि जिस दिन केसेस कम लगे हैं, हाथ में कोई मैटर नहीं है, जाके किसी कोर्ट में बैठिए और देखिए प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं। बैठ के सीखिए किस कोर्ट में कौन सीनियर आर्ग्यू कर रहा है, किस प्रकार आर्ग्यू कर रहा है, व्हाट इज़ कोर्ट क्राफ्ट, व्हाट इज़ कोर्ट कंडक्ट, व्हाट इज़ अ जज एक्सपेक्ट ऑफ यू। हमें ये भी समझाया जाता था जब हम नए नए थे और इतना काम नहीं था कि आपका केस कल इस कोर्ट में लगा है, जाके उस कोर्ट में बैठ के देखिए कि जज का रुझान किस तरह है, समझिए उनसे कि वो क्या किस प्रकार के सवाल पूछेंगे। वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आजकल यंगस्टर्स को मेरे हिसाब से इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमें कहा जाता था फ्री हुए तो कैंटीन मत भागिए, कॉफ़ी पीने लाइब्रेरी जाइए, एक दो किताबें उठाइए, हाथ में पलटिए, देखिए क्या लॉ है। तब इतना नहीं था एक्टिव के सारी किताब रोज़ की रोज़ जजमेंट्स हो रही थी, हमारे पास इतने दूसरे भी मीडिया के हैं कि रोज़ रिपोर्टिंग हो रही है, जाओ ढूंढो, जब तक रिपोर्ट होता था महीना भी निकल जाता था, क्योंकि महीने के आखिर में आते थे लेटेस्ट लॉस। तो जाके कहा जाता था जाओ देखो नोट्स बनाओ, तो हम सबके पास एक बुक होती थी, हम नोट्स बना के लिखते थे, हाँ भाई स्पेसिफिक रिलीफ में ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पॉइंट है। और कोर्ट में बैठ के दूसरा वकील आर्ग्यू कर रहा है तो भी नोट्स लिखो कि क्या पता ये आपको काम आ जाए कभी। ये वाली बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए और हमारे सिस्टम को आगे चलाने के लिए, जो यंगस्टर्स को मेरे विचार से ज़रूर करनी चाहिए। अपने पीयर से सीखने का जो मज़ा है, और वो हर बात दिमाग में कहीं पीछे रह जाती है, जब मौका आता है तो आगे आती है कि हाँ उस केस में ये सीखा था, सीनियर के साथ ये काम आ गया। ये वाले काम तो हैंड्स ऑन है। आप अपने घर में नहीं बैठिए, अगर केस नहीं लगा, कोर्ट आइए, बैठिए, देखिए, सुनिए, अपने आप सीखने को मिलेगा। यू शुड बी ओपन टू इट। मैम ये तो कोर्ट की बात हुई है, जी। आपको आपकी हॉबीज़ क्या, कुकिंग वगैरह आपका कभी आपको वक्त मिलता था? आपको आई यूज टू, यस, मुझे शौक था पोइट्री लिखने का, मैं लिखती थी, वो छूट गई, तो कागज़ ही काले करते रहे जजमेंट्स में और बाकी कामों में, वो अच्छा लगता था। मेरी सिस्टर को गार्डनिंग का बहुत शौक है, वो इकेबाना एक्सपर्ट है, उनके अंडर ट्रेन ही कहूँगी अपने आप को, फूलों को सीखने का के बारे में सीखने को मिला, पेड़ों के नाम सीखे, प्रकृति से ज़्यादा जुड़ना सीखा, जो कि मे बी आई थिंक बिकॉज ये हमें ऑफिशियल बंगलोज में गॉड इज़ काइंड हमें इस प्रकार के कुछ माहौल मिलता है क्वाइटिट्यूड के अलावा, जहाँ हमको प्रकृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है, क्योंकि काफ़ी आइसोलेटेड लाइफ होती है हमारी, तो हम इतना लोगों से नहीं मिलते, जो है परिवार से ज़्यादा जुड़ते हैं या गार्डनिंग। सो वी लर्नड अ लॉट अबाउट प्लांट्स, अबाउट ट्रीज, अबाउट गार्डन्स, अबाउट थिंग्स विच ब्रिंग यू क्लोजर टू नेचर। तो वो भी एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से, एंड यस, व्हाई नॉट कुकिंग? आई मीन आई वुड नॉट से आई एम अ ग्रेट कुक, बट आई एम अ वेरी विलिंग लर्नर, सो इट मेक्स लाइफ इजी। किस टाइप का कुकिंग ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्या चीज़? क्विक कुकिंग, चाहे उपमा हो, चाहे चीला हो, चाहे कोई किसी प्रकार का सैलड हो, सो यू नो थिंग्स विच यू फैमिली लाइक्स, विच यू लर्न फ्रॉम देम। तो जो चीज़ अच्छी लगी, जो जल्दी से बन गई, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि टाइम का हमेशा दरकार है कि टाइम ही नहीं होता, तो अच्छा लगता है कि बनाना। और जो अब 10 दिन में रिटायर हुई हूँ, मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लग रहा है ये देखना कि घड़ी से ज़िंदगी नहीं चल रही, तो यू कैन स्पेंड अ लिटिल टाइम एक्स्ट्रा टू डू समथिंग फॉर द फैमिली और विद द फैमिली, सिस्टर के साथ बैठ के कि आज क्या बनना है, चलो आज मैं बना देती हूँ। थोड़ा बहुत वो भी कहते हैं चलो ये वापस तो आई किचन में, तो करा लो इससे कुछ काम, अच्छा लगता है। मैम फिल्में वगैरह कभी, जैसे जो वो टाइम आपने गुजारा उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस की होंगी, बिल्कुल करी। वो कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि आपने इतने लंबे टाइम में वो सब चीज़ें मिस की, वो आपको आप करते? बिल्कुल, तो बचपन में हमारे परिवार में ये रूल था कि हमारी माँ को मूवीज़ देखने का बहुत शौक था, तो ये होता था कि फर्स्ट शो फ्राइडे, ऑन द कंडीशन कि आपने अपना होमवर्क पूरा किया हो, आपने अपनी टेस्ट की तैयारी की हो, तो हम लोग जाते थे मूवी देखने। तब था ही सिनेमा हॉल, कोई टीवी का तो इतना था नहीं, टीवी में तो एक चित्रहार और वेंसडे का या फ्राइडे का होता था, जिसके लिए सारा हफ्ता प्रतीक्षा की जाती थी। तो हम मूवीज़ देखते थे बड़ी खुशी खुशी पेरेंट्स के साथ। वो ट्रेंड चला कुछ देर तक, उसके बाद धीरे धीरे मूवीज़ घटी।
लेकिन आई थिंक म्यूज़िक में रुझान फैमिली का सबका था और अच्छा भी लगता था। सो मुझे याद है कि व्हेन आई वुड गो टू कोर्ट, और उस वक़्त इतना एफएम नहीं था, कैसेट होते थे जो हम अपने रिकॉर्डर में चलाते थे, तो वो चला के गाड़ी में शीशा रोल करके अपना लाउड म्यूज़िक सुनते सुनते ड्राइविंग के लिए कोर्ट पहुंच जाना। 7-8 किलोमीटर में तसल्ली से अच्छा लगता था। ट्रैफिक भी इतना घमासान नहीं था जो अब था। तो सबसे बड़ा मुझे झटका लगा जब हम जज बने कि अब तो ड्राइवर भी है, गाड़ी भी सरकारी है, सामने पर्सनल ऑफिसर भी बैठा है, सिक्योरिटी ऑफिसर। आप ये तो नहीं कहेंगे अब ये वाला चैनल बदलो और ये गाना सुनो। लगा दो। जी जी। तो अपने आप को ढालना पड़ा कि ओके ये, और डिस्टेंस भी घट गया, कोर्ट भी पास हो गया घर से। पहले 7-8 किलोमीटर लगते थे, अब 2 किलोमीटर लगते थे। तो वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो महसूस होता था, क्योंकि खुद फ्रीली गाड़ी चलाना, फ्रीली घूमना, कोई किसी पे जवाबदारी नहीं, अपने टाइम से घर आना। अब थोड़ी बंदिशें बढ़ गई, जो कि आई थिंक सिस्टम से निकलने के बाद फिर वो रिलेट कर पाएगा इंसान उसको कि मैं अब नीलू और मेरी सिस्टर, मैं और दोनों ढूंढ रहे थे कौन सा स्पीकर लें, कोई अच्छा सा जिसके साथ म्यूज़िक चलाएं तो मन लगे। तो अच्छा लगता है ये सब। या हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तो एक पोर्टेबल स्पीकर हमेशा रखते हैं अपने साथ, और कुछ नहीं तो स्पॉटिफाई के साथ जोड़ दिया, तो अच्छे से गाने सुने, मन लगा, क्यों नहीं। तो म्यूजिक को मिस किया इतने साल, बट यस, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि म्यूजिक एक बार फिर आपकी ज़िंदगी में उसी बिल्कुल, तरीके से आएगा। धन्यवाद। और हमारे NDTV की तरफ से, उनके दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आगे भी आप इसी तरीके से जुडिशरी के लिए जो आपने किया है वो आगे भी आप किसी न किसी तौर पर करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।